बंगाल चुनाव के रिजल्ट वाले दिन को लेकर हंगामा मचा हुआ है, जहां काउंटिंग प्रक्रिया सवालों के घेरे में है। ऐसे में एक तरफ तो कपिल सिब्बल ने अब ऐसी मांग कर डाली है कि अगर चुनाव आयोग ने वो मांग पूरी नहीं की तो चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा। वहीं ममता बनर्जी तो पहले ही ऐलान कर चुकी है कि कैसे काउंटिंग वाले दिन उनके वोटों को बीजेपी का घोषित किया जा सकता है। उधर आपको ये भी बताएंगे कि कैसे बीजेपी की बौखलाहट ऐसे इशारे दे रही है कि बीजेपी ने पहले ही हार मान ली है। यहां तक कि पीएम मोदी और अमित शाह का रवैया भी ऐसे इशारे दे गया कि बीजेपी को अपनी हार का एहसास हो गया है। चलिए आपको पूरा चुनावी माहौल समझाते हैं। सबसे पहले बात राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल की उस डिमांड की जो फिर से अदालती जंग का रूप ले सकती है। दरअसल ममता की पार्टी टीएमसी ने अब वोटों की गिनती वाली प्रक्रिया से जुड़े सीसीटीवी फुटेज की मांग उठाई है। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने साफ कहा है कि अगर ये वोटों की गिनती से जुड़े सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखाए गए तो वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। वहीं इससे पहले भी ममता की पार्टी टीएमसी चुनाव आयोग के काउंटिंग नियमों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुकी है। ये मामला जुड़ा था चुनाव आयोग के उस ऐलान से जिसमें ये कहा गया था कि काउंटिंग सुपरवाइजर केंद्र का ही होगा, यानी मोदी सरकार के अंडर आने वाले अफसर ही काउंटिंग को सुपरवाइज करेंगे। लेकिन कोर्ट ने इस पर दखल देने से साफ इनकार कर दिया था। ये कह दिया कि ये पूरी तरह से चुनाव आयोग का अधिकार है। लेकिन साथ ही सुप्रीम कोर्ट में ऐसी बहस हुई कि चुनाव आयोग को ये कहने पर मजबूर होना पड़ा कि गिनती में राज्य के कर्मचारी भी मौजूद रहेंगे। वहीं अब ममता की पार्टी ने वोटों की गिनती वाला सीसीटीवी फुटेज मांगकर मामला और फंसा दिया है। अब पूरा फोकस काउंटिंग स्टाफ से हटकर निगरानी और सबूतों पर आ गया है। टीएमसी का कहना है कि अगर पूरी प्रक्रिया वाकई पारदर्शी है तो सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक करने में कैसी हिचक। वहीं वोटों की गिनती प्रक्रिया पर शक जाहिर करते हुए ममता बनर्जी ने तो अपनी पार्टी के लोगों को सख्त निर्देश पहले ही दे डाले हैं। ममता ने साफ कहा कि जब तक मैं खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नतीजे घोषित नहीं करती, कोई भी काउंटिंग टेबल ना छोड़े। और फिर ममता चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए आगे बोली कि वो हमारे वोट बीजेपी को और बीजेपी के वोट हमें दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। यानी ममता का साफ कहना है कि वोटिंग वाले दिन बड़ी धांधली हो सकती है। अब काउंटिंग सुपरवाइजर बीजेपी की केंद्र सरकार का है। ऐसे में ममता ने साफ कह दिया है कि उनकी पार्टी के लोग बिल्कुल भी काउंटिंग टेबल से दूर न जाएं। यहां तक कि ममता ने तो ये तक कह डाला है कि चुनाव आयोग एक साजिश के तहत उनकी पार्टी को मिले वोट बीजेपी के खाते में ज्यादा दिखा सकता है और बीजेपी के वोट को उनकी पार्टी का बता सकता है। यानी ममता ने एक तरह से काउंटिंग के वक्त बड़ी हेरफेर के संकेत दे दिए हैं। अब आते हैं कहानी के बड़े दिलचस्प हिस्से पर कि क्या बीजेपी की बौखलाहट ये इशारा दे रही है कि उसने पहले ही हार मान ली है। क्या पीएम मोदी तक को अपनी हार का एहसास हो गया है। दरअसल वोटिंग वाले दिन ही ममता की सांसद महुआ मोइत्रा ने ये दावा कर दिया था कि बीजेपी को अपनी हार का एहसास हो चुका है। महुआ मोइत्रा ने ये कहा था कि गृह मंत्रालय ने नतीजों के बाद भी सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती जारी रखने के निर्देश दिए हैं। अब अगर बीजेपी जीत रही होती तो नतीजों के बाद भी सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती के निर्देश क्यों देने पड़ते। महुआ का कहना है कि अगर बीजेपी खुद को जीता हुआ मानकर चल रही होती तो जीत के बाद पूरी राज्य की मशीनरी उसके नियंत्रण में पहले ही होती, तो केंद्र की फोर्सेस की तैनाती का आदेश क्यों दे रही होती। यानी मतलब साफ है कि बीजेपी को भी पता है कि वो हार रही है। यानी महुआ मोइत्रा का साफ कहना है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को अंदाजा हो गया है कि मामला हाथ से निकल गया है।
वहीं आपको एक और उदाहरण बताते हैं जो ये संदेश दे गया कि पीएम मोदी ने भी ममता के सामने हार मान ली है। दरअसल चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी के 3 दिग्गज पीएम मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ बंगाल में पूरे एक्टिव नजर आए, लेकिन पहले चरण की वोटिंग के बाद मानो उनकी बौखलाहट ज्यादा और तेवर कम असरदार पड़ते गए। और हुआ ये कि ममता बनर्जी जिस सीट से मैदान में है, यानी भवानीपुर सीट, बीजेपी के तीनों दिग्गजों में से चुनाव प्रचार के लिए यहाँ कोई नहीं पहुंचा। ना पीएम मोदी, ना अमित शाह और ना योगी आदित्यनाथ, जैसे कि ममता दीदी के सामने उन्होंने पहले ही हार मान ली हो। वहीं अब बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर इतना माहौल बनाया, इतनी मेहनत की, फिर भी बीजेपी बंगाल में चूकती हुई नजर क्यों आ रही है? तो इसके पीछे 10 बहुत बड़ी दिलचस्प वजहें हैं। पहली वजह तो है एसआईआर। लोगों को लाइन में खड़ा किया गया, नाम काटे गए, छोटी छोटी बातों पर लोगों को नोटिस भेजे गए। इससे आम जनता में गुस्सा फैल गया। ममता बनर्जी ने तो इसे अधिकार पर हमला बताया और ये बात लोगों के दिलों तक पहुंच गई। ऐसे में विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि जनता ने एसआईआर का बदला लेते हुए ममता के पक्ष में एक तरफा वोटिंग की है। यानी एसआईआर के नाम का जो औजार वोटरों के नाम काटने के लिए चुनाव आयोग ने निकाला था, उसने बीजेपी की ही जड़ काट डाली। वहीं बीजेपी की हार की दूसरी वजह दिख रही है मुस्लिम वोटरों का जबरदस्त रिएक्शन। दरअसल एसआईआर के तहत सबसे ज्यादा मुस्लिम लोगों के नाम काटे गए। ऐसे में मुस्लिम समुदाय में डर का माहौल बन गया कि अगर वोट नहीं दिया तो नागरिकता पर सवाल उठ सकता है। नतीजा ये हुआ कि इस चुनाव में मुस्लिम समुदाय ने रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग की। कई लोग दूसरे राज्यों से सिर्फ वोट देने के लिए पहुंचे। वोटिंग का जो आंकड़ा है उसमें मुसलमानों के हिस्से से 99% वोटिंग हुई है, जिसका फायदा ममता को बहुत ज्यादा मिलता दिखाई दे रहा है। बीजेपी की हार के लिए तीसरी वजह ये दिख रही है महिला वोटर का एक तरफा झुकाव। महिलाएं बड़ी संख्या में ममता बनर्जी के साथ रहीं। बीजेपी की छवि बंगाल में महिला विरोधी पार्टी की रही है। पूरे कैंपेन में भी महिलाएं ना के बराबर ही नजर आईं। दूसरी तरफ ममता बनर्जी के नेतृत्व में महिलाओं की पूरी फौज उतरी हुई दिखी। सबसे ज्यादा महिला सांसद सयानी घोष जैसी स्टार कैंपेनर थी। इसने महिलाओं में ममता की पार्टी के लिए बैठ बरकरार रख दी। बीजेपी की हार की चौथी वजह जो दिख रही है वो है बाहरी पार्टी वाली छवि। बीजेपी के बड़े चेहरे जो पहुंचे वो दिल्ली और यूपी से आए। रैलियां तो बड़ी थी लेकिन बंगालियों से जुड़ाव कम था। बंगाल में ये मैसेज गया कि बीजेपी यहाँ की संस्कृति को नहीं समझती है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी को अपनी बेटी और अपनी नेता के रूप में देखा गया। बीजेपी के लिए 5वां झटका रहा एजेंसियों का ज्यादा दबाव बनाना। तो चुनाव के दौरान सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, एनआईए सब केंद्रीय एजेंसियां एक्टिव दिखी। ममता की पार्टी के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई हुई। यहां तक कि आईपैक के डायरेक्टर को भी जेल भेज दिया गया। आईपैक वो कंपनी जो टीएमसी के राजनीतिक अभियान में मदद कर रही है। ऐसे में वोटर्स को लगा कि एक अकेली ममता दीदी को बीजेपी के सारे लोग मिलकर परेशान कर रहे हैं। वहीं बंगाल में भारी सेंट्रल फोर्सेस की भी तैनाती हुई, जिससे जनता को लगा कि केंद्र की तरफ से बंगाल पर बहुत ज्यादा दबाव बनाया जा रहा है। और यही दबाव रिएक्शन में बदल गया। जनता को लगा कि एक नेता को मिलकर टारगेट किया जा रहा है और चुनाव में ममता की पार्टी को लोगों की सहानुभूति मिल गई। उल्टा भ्रष्टाचारी दिखाने वाली बीजेपी की चाल फेल होती नजर आई। वहीं बीजेपी की हार की छठी वजह दिख रही है मजबूत स्थानीय चेहरा ना होना। बीजेपी के पास ममता बनर्जी के मुकाबले कोई बड़ा बंगाली चेहरा नहीं था। चुनाव मोदी वर्सेस ममता बन गया और ये समीकरण बीजेपी को नुकसान की वजह बन गया। बीजेपी के पिछड़ने की 7वीं वजह ये दिख रही है लोगों में दिल्ली से कंट्रोल होने का डर। ये नैरेटिव चला कि बीजेपी जीतती है तो बंगाल दिल्ली से चलेगा, बीजेपी जीतती है तो फैसले दिल्ली से होंगे और स्थानीय नेताओं की भूमिका कम हो जाएगी। और लोगों को लगा कि बीजेपी के आने के बाद उनकी आवाज दब जाएगी। बीजेपी के पिछड़ने की छठी वजह है ममता की मजबूत इमेज।
ममता बनर्जी की छवि डटे रहने वाली, जमीन से जुड़ी नेता की है। वो सड़क पर उतरती हैं, लोगों के बीच जाती हैं। बीजेपी इस इमेज को तोड़ नहीं पाई और बड़े भ्रष्टाचार के आरोप भी ममता पर साबित नहीं कर सकी। बीजेपी की रणनीति फेल होने की नौवीं वजह सामने आई नफरत की राजनीति का फेल होना। बंगाल में पहचान और संस्कृति ज्यादा मायने रखती है। यहाँ ध्रुवीकरण की राजनीति उतनी असरदार नहीं रही। लोगों ने बीजेपी की नफरत वाली राजनीति को ज्यादा स्वीकार नहीं किया और बीजेपी की हार की 10वीं वजह ये दिख रही है, टीएमसी ने पूरे चुनाव को बंगाली अस्मिता पर खींच लिया। जय बांग्ला का नारा हर जगह गूंजा और बीजेपी इस मुद्दे पर कमजोर दिखी। कुछ बयानों और गलत संदर्भों ने तो उल्टा और नुकसान कर दिया। जैसे योगी आदित्यनाथ ने तो अपने भाषण में ये कह दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये नारा स्वामी विवेकानंद ने दिया था, जबकि असल में ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नारा था, जिसकी खूब खिल्ली भी उड़ी थी। लेकिन साफ संदेश ये गया कि बीजेपी के सबसे बड़े नेता ही बांग्ला गौरव से वाकिफ नहीं हैं और ये बीजेपी के लिए नुकसानदायक साबित हो गया। वहीं अब सबकी नजरें 4 मई पर टिकी हैं, जिस दिन सामने आ जाएगा कि बंगाल में किसकी सरकार बनने जा रही है। वहीं ममता ने तो बड़ा दावा कर डाला है कि बंगाल की कुल 294 में से 226 से ज्यादा सीटें जीतकर उनकी पार्टी सत्ता में वापसी करने जा रही है। अब देखना होगा कि क्या ये आंकड़े सही साबित होते हैं और सच में बीजेपी पिछली बार से भी बुरी हार देखने जा रही है। वहीं इतना तय है कि काउंटिंग वाला दिन भी हंगामेदार हो सकता है, क्योंकि वोटों की गिनती प्रक्रिया को लेकर पहले ही बवाल मचा हुआ है और खुद ममता ने तो पहले ही संकेत दे दिए हैं कि कैसे बीजेपी काउंटिंग वाले दिन भी बड़ी वोट चोरी को अंजाम दे सकती है।